नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार दोपहर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वी भारत में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी से कहा, भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक मंच पर रखने के प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को स्वीकृति दी। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 6,53,000 करोड़ हुआ। और आज शाम चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का सामना मलेशिया से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की कतई न बर्दाश्त करने की कड़ी नीति है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार रोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत शासन में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। The impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery. And ultimately, it diminishes people's quality of life. Fighting corruption is our sacred duty to our people. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पारदर्शी और जिम्मेवार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का उपयोग कर रहा है। India has a strict policy of zero tolerance against corruption. We are leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of millions have received direct benefit transfers. श्री मोदी ने कहा कि सरकार आर्थिक अपराधियों से कड़ाई से निपट रही है और इसके लिए आर्थिक अपराध नियम बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता है। श्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में कोलाघाट में क्षेत्रीय राज्य पंचायत परिषद के उद्घाटन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। देश के विकास का एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में है। वहां प्राकृतिक संसाधन भी भरमार है और वहां ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी हमारे नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साधा और कहा कि वे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते थे मणिपुर, और इसने क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी। अविश्वास प्रस्ताव लाकर के राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बीने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में हाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समूचे देश ने पश्चिम बंगाल में हत्या की राजनीति देखी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कोलाघाट में उद्घाटन के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आज से पूर्वी पंचायती राज परिषद कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा और झारखंड सहित पूर्वी क्षेत्रों के कार्यकर्ता जिला परिषद के सदस्य भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं को विश्व मंच पर रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव के कारण इस क्षेत्र के कई देश अपनी आर्थिक प्रगति जारी नहीं रख पाए हैं और अपने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन इन देशों की विकास प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधाओं में से है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अब कुछ हद तक महत्वपूर्ण स्थिति में है और हमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच मतभेदों को दूर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में इसे हासिल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। हमें अगले महीने में ये देखना होगा कि ये सब विषय जो है, विकसित विकासशील वाला विषय जो है और जो पश्चिम और पूर्व वाला जो यूक्रेन वाला विषय जो है, कहीं इस सब में कहीं बीच एक में तो हमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए और दूसरे में कहीं कैसे ऐसा बीच रास्ता ऐसा कुछ निकल आए जिसमें सर्वसम्मति बन सके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अपनी स्वीकृति दे दी है। ये विधेयक 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जबकि लोकसभा ने 7 अगस्त को ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक का उद्देश्य आम लोगों के लिए व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। विधेयक के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए कानूनी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इस डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को प्राकृतिक कृषि के रूप में एक और हरित क्रांति की जरूरत है। आज कच्छ में गांधीधाम में इफको नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नई हरित क्रांति का उद्देश्य 3 प्राथमिक लक्ष्यों को हासिल करना है, जिनमें खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता और किसानों को संपन्न करना शामिल है। उत्पादन के साथ साथ सिर्फ गेहूं और धान नहीं, हर क्षेत्र के खान पान की चीजों में, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, इसमें आत्मनिर्भर बनना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है हमने किसान के 1 एकड़ में उपज को बढ़ाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर भूमि का संरक्षण करना। और तीसरा लक्ष्य है प्राकृतिक खेती से उपजे हुए धान, अनाज और अन्य उत्पादों को विश्व के बाजार में एक्सपोर्ट कर किसान के घर तक समृद्धि पहुंचाना। गृहमंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया संयंत्र से कृषि अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ होगा। श्री शाह इस समय गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे शाम को हरामी नाला क्षेत्र भी जाएंगे और भुज जेल में ट्रांसफॉर्मेशन एट 75 कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के कल्याण और जीवन यापन आसान बनाने की नीति को उच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी कई कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि में वृद्धि को स्वीकृति दे दी है। पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दी गई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने महाराष्ट्र के पुणे में आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों में शामिल शमील शाकिब नाचन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एनआईए द्वारा ये 6ठी गिरफ्तारी है। आरोपी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के निर्माण और प्रशिक्षण में शामिल था। गृह मंत्रालय ने अपराध अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए 140 पुलिसकर्मियों का चयन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 12 अगस्त को की जाती है। ये पुरस्कार अपराध अनुसंधान के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार इन पुरस्कारों के लिए चयन किए गए पुलिसकर्मियों में 15 सीबीआई, 12 एनआईए, 10 उत्तर प्रदेश, 9 केरल, 9 राजस्थान, 8 तमिलनाडु, 7 मध्य प्रदेश और 6 गुजरात के पुलिसकर्मी हैं। शेष पुलिसकर्मी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। कुल चयनित विजेताओं में से 22 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 16% बढ़कर 6,53,000 करोड़ रुपए हो गया है। रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,84,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 17% अधिक है। ये संग्रह 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान से 32% अधिक है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 अगस्त के बीच 69,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आज चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और महत्वपूर्ण भाषण देंगे। वे कार्यक्रम के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों के साथ बातचीत भी करेंगे। राज्य के 200 से अधिक विद्यार्थी और युवा इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। श्री ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया इकाई के क्षेत्रीय प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। चेन्नई में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। ये मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस मैच को देखने के लिए उपस्थित रहेंगे। आज ही तीसरे तथा चौथे स्थान के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मैच होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज रात 8 बजे से अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 1-2 से पीछे है। मौसम विज्ञान ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामणि ने आकाशवाणी समाचार को मौसम की जानकारी दी। जो मानसून है वीक फेज पर है और इसलिए जो लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सेंट्रल इंडिया, काफी भारत का हिस्सा जो है बारिश कम हो रहा है। तो मेनली जो रेनफॉल है वो फुटहिल्स में है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, इसी में हो रहा है हेवी रेन और हमारा ऑरेंज कलर इसी में जारी है। जो पहाड़ी इलाका है इसी के साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ इलाका है हिमालय के साथ, जैसे बॉम्बे या दिल्ली, वहाँ भी कम बारिश हो रहा है। दिल्ली में तो ओनली अगर ड्रिजिल हो जाए 13 या 14 को, लेकिन 15 तारीख का जो सुबह का जो वेदर है मेनली क्लाउडी थोड़ा रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया है। कक्षा 5 से 12वीं तक के विद्यार्थी 20 सितंबर तक इसमें भाग लेकर आधुनिक अंतरिक्ष तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्रों को भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ये मिशन शुरू किया गया है। विद्यार्थी nvarSEDUTECH.com प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रविष्टि करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए 900 से अधिक श्रद्धालुओं का 38वां जत्था आज सुबह भगवती नगर यात्री निवास से बालतल और पहलगाम के 2 आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा के 42वें दिन तक 4,30,000 से अधिक श्रद्धालु आधार शिविर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये संख्या पिछले वर्ष में ही इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक है। 1 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 4,30,072 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। देश भर के श्रद्धालु बर्फ से निर्मित शिवलिंग के दर्शनों के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। रेल मंत्रालय देशभर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने परियोजना की शुरुआत में 50 स्टेशनों की पहचान की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वी भारत में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी से कहा, भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक मंच पर रखने के प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को स्वीकृति दी। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 6,53,000 करोड़ रुपए हुआ। और आज शाम चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का सामना मलेशिया से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।